हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं सेक्शन 13 डिस्कस करूंगी पैसिव रिलीफ एक्ट का। जो सेक्शन 13 है, जो पार्ट 2 एंड चैप्टर 2 से। तो सेक्शन 13 को रीड करते हैं। सेक्शन 13 जो है ये बेसिकली ये परचेजर और लेसी की बात करता है कि परचेजर और लेसी के क्या राइट्स होंगे, जबकि जो वेंडर है, जो सेलर है या जो लीज पे जो लेसर है, उसके पास या तो इम्परफेक्ट टाइटल है या फिर नो टाइटल या फिर इम्परफेक्ट टाइटल है। ठीक है, यानी कि अगर ए अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल कर रहा है या ए अपनी प्रॉपर्टी बी को लीज पर दे रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब ये प्रॉपर्टी सेल करने का या प्रॉपर्टी लीज पे देने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस टाइम पे ए के पास जो टाइटल है ही नहीं, नो टाइटल या इम्परफेक्ट टाइटल। अब बी क्या करे, बी के पास क्या राइट होंगे इस सिचुएशन में कि जब ए ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया लेकिन इसके पास राइट नहीं है, तो बी के क्या राइट्स होंगे उस सिचुएशन में, ये हमें सेक्शन 13 में दिया गया है। तो इसके सारे प्रोविजंस को समझते हैं क्या कहा गया है सेक्शन में। सेक्शन 13 का क्लॉज 1 देखते हैं। वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेजर और लेसी हैज द फॉलोइंग राइट्स नेमली। ठीक है, यानी कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट किया है किसका, सेल करने का या लेट पे दे, लेट करने का यानी कि रेंट पे देने का, मॉर्गेज करने का, किसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल, बंदे के पास टाइटल नहीं है, यानी कि ए कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन ए के पास क्या है, टाइटल नहीं है। अगर है तो ओनली इम्परफेक्ट टाइटल है, परफेक्ट टाइटल नहीं है। तो परचेजर और लेसी, अब यानी कि परचेजर कौन है, बी, जो प्रॉपर्टी को ले रहा है, या लेसी बी है, बी परचेजर भी है, बी लेसी भी जो प्रॉपर्टी को ले रहा है। ठीक है, तो इसके क्या राइट्स होंगे यहाँ पे बी के, वही हम इसमें आगे पढ़ते हैं क्लॉज में। इसका क्लॉज ए देखते हैं, क्लॉज ए क्या कह रहा है। If the vendor or lessor has subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने जिस टाइम बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए के पास टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सब्सिक्वेंटली ए जो है टाइटल एक्वायर कर लेता है। ठीक, यानी कि जो वेंडर है, वेंडर और लेसर है सब्सिक्वेंट, वेंडर कौन है, लेसर कौन है, ए, जो प्रॉपर्टी को या तो लीज पे दे रहा है, मॉर्गेज कर अपनी प्रॉपर्टी को, लीज पे दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, या फिर ये वेंडर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ए ने क्या किया, सब्सिक्वेंटली इसको क्या हो गया, सब्सिक्वेंटली इसने कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या एक्वायर कर लिया, एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू मेक गुड। यहाँ पे परचेजर लेसी से कंपेल कर सकते हैं कि जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुम्हें उसको वही परफॉर्म करना है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रॉपर्टी को सेल करने का या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लीज पे देने का, तुम्हें वही परफॉर्म करना होगा। ये भले ही इसने अब इसको जैसे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसने इंटरेस्ट ले लिया, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पे बी का राइट होगा कि बी इसे कंपेल कर सकता है कि जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको परफॉर्म करो। ठीक, वेयर दी, अब क्लॉज बी देखते हैं। वेयर द कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कंकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ वेंडर और लेसर। यानी कि देखो यहाँ पे क्लॉज बी में थर्ड पर्सन की बात की गई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, ए ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है, सपोज करो थर्ड पर्सन कौन है, सी, तो ये थर्ड पर्सन है। वेयर दी कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन कौन है, ये सी है। ठीक है, इज नेसेसरी, जरूरी है, वैलिडेटिंग द टाइटल, यानी कि टाइटल को वैलिड करने के लिए अगर यहाँ पे सी की कंसेंट जरूरी है, एंड दे आर बाउंड टू कनकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर। और जो ये सी है ना, ये बाउंड है कंसेंट देने के लिए, ये बाउंड है रिक्वेस्ट पर, किसकी रिक्वेस्ट पर, वेंडर और लेसर की। यानी कि ए कौन है, वेंडर है, लेसर है, वेंडर माने सेल कर रहा है जो प्रॉपर्टी को, सेलर या वेंडर, या फिर ये लीज कर पे दे रहा है तो लेसर। ठीक है, ए की अगर ए से रिक्वेस्ट करता है कि मतलब ए अगर सी से रिक्वेस्ट करता है तो ए सी क्या होगा, यहाँ पे बाउंड होगा उसे कंसेंट देने के लिए। ठीक है, मतलब इसके टाइटल को वैलिड करने के लिए कंसेंट ले रहा है और यहाँ पे सी उस कंसेंट को देने के लिए बाउंड है। द परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कंकरेंस, यानी कि यहाँ पे जो बी होगा ना, ये ए को कंपेल कर सकता है कि ए क्या सी से कंसेंट ले, क्योंकि सी की कंसेंट से इसके पास इसका टाइटल जो है वो वैलिड टाइटल हो जाएगा, तो यहाँ पे बी से कंपेल कर सकता है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। एंड व्हेन द कन्वीनियंस बाय अदर पर्सन नेसेसरी, या फिर कन्वीनियंस किसी अन्य पर्सन की, यानी कि अगर सी की कन्वीनियंस नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल
एंड दे आर बाउंड टू कन्वे, और वो बाउंड है कन्वे करने के लिए एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर लेसर, यानी कि वेंडर लेसर ए की, अगर ए बी जो है यहाँ पे सॉरी ए जो है इससे रिक्वेस्ट करता है, इसे कन्वीनियंस के लिए बोलता है, और सी जो है ये बाउंड है, तो यहाँ पे बी जो है क्या कर सकता है, बी कौन है, या तो बी परचेजर या बी लेसी है, तो ये कंपेल कर सकते हैं सी को कि ये क्या ले, इसे कन्वीनियंस ले। ठीक है, कन्वीनियंस का मतलब ये ट्रांसफर कराए, ट्रांसफर करना को राइट ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे बी जो है कंपेल कर सकता है ए को कि ये सी से कन्वीनियंस ले। ठीक है, तो ये क्लॉज बी था। आगे देखते हैं, वेयर दी वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे क्या है, वेंडर प्रोफेसेस करता है कि प्रोफेसेस टू सेल अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, वेंडर यानी कि ए जो अपने प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बी को, तो यहाँ पे ये ए क्या दिखा रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई भी मॉर्गेज नहीं किया गया है, किसी तरह प्रॉपर्टी में कोई भी लोन वगैरह नहीं है। ठीक है, और बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज, लेकिन क्या होता है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, एंड जो मॉर्गेज की अमाउंट है नॉट एक्सीडिंग द परचेज अमाउंट। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी, जो परचेज मनी है, यानी कि जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रॉपर्टी को सेल करने का, तो जो कोई अमाउंट डिसाइड, सपोज करो 5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जो ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई ना इससे पहले ये 2 लाख की है, यानी कि जो भी अमाउंट है लेकिन वो परचेज अमाउंट से कम है, एंड द वेंडर हैज़ द इन फैक्ट ओनली राइट टू रिडीम, और जो वेंडर यानी कि ए यहाँ पे वेंडर है, ए के पास राइट टू रिडीम है, इफ इट द परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेज एंड ऑब्टेन द वैलिड डिस्चार्ज। यहाँ पे जो बी होगा ये ए को कंपेल कर सकता है कि ये क्या करे, ये रिडीम करवाए और वैलिड डिस्चार्ज ले, वेयर द नेसेसरी ऑल्सो कन्वीनियंस फ्रॉम दी मॉर्गेजी, और अगर जरूरी है तो कन्वीनियंस भी ले मॉर्गेज से, यानी कि ट्रांसफर का कोई अगर ऐसी तो कोई चीज़ है कि ट्रांसफर कराना है इसको, तो ये वो भी इसे कंपेल कर सकता है कि या तो इसे वैलिड डिस्चार्ज ले या इससे कन्वीनियंस ले। ठीक है, बी कंपेल करेगा ए को अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो। ठीक, क्लॉज डी देखते हैं, where the vendor or lessor sues for specific performance of a contract। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो वेंडर है, वेंडर कौन है यहाँ पे ए, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को सेल करने का ए है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहा है, तो यहाँ पे जो वेंडर है और जो सेलर है sues for specific, ये कोर्ट में जाके केस कर देता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, एंड जो सूट होता है वो डिसमिस हो जाता है, क्यों, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज वांट ऑफ टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल है, तो इसके पास टाइटल नहीं है या फिर इम्परफेक्ट टाइटल है। ठीक है, यानी कि ए ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय इसके पास टाइटल नहीं है, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रॉपर्टी को सेल करने का, और ये कोर्ट में जाके सूट कर देता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, सूट क्या हो गया, डिसमिस हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट यानी कि बी जो डिफेंडेंट है हैज़ द राइट टू रिटर्न हिज डिपोजिट, अगर इसने इफ़ एनी अगर इसने कुछ भी डिपॉजिट किया था जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस समय, अगर इसने कोई मनी डिपॉजिट किया था तो इसके पास राइट हो जाएगा कि क्या करेगा, ये उसको रिटर्न ले सकता है विद इंटरेस्ट देयर ऑन, या उस पर कोई इंटरेस्ट होगा, उस डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट होगा, टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट, या कोई सूट जो अगर डिफेंडेंट ने भी कोई रिप्लाई दिया होगा वहाँ पे कोर्ट में जाके तो उसका कोई उसमें कॉस्ट होगा, टू एंड टू अ लियन फॉर सच डिपॉजिट, उस डिपॉजिट पर कोई लियन होगा, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन द इंटरेस्ट या कॉस्ट है उस इंटरेस्ट पे, कोई इंटरेस्ट इनके बीच में डिसाइड उस पर कोई इंटरेस्ट या कॉस्ट होगा, इफ एनी ऑफ द वेंडर और लेसर इन द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ भी है, तो यहाँ पे जो बी होगा वो इसे जब सूट किया है ए ने, ठीक है, और एडवांस दिया था एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी ने, तो बी इस ए के सूट में, सूट ए ने किया है लेकिन बी यहाँ पे क्योंकि ए का सूट हो गया डिसमिस, ठीक है, टाइटल नहीं है, ये इम्परफेक्ट टाइटल है, तो यहाँ पे बी जो है जो भी बी ने डिपॉजिट किया था वो वहाँ यहाँ पे रिटर्न ले सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब क्लॉज 2 देखते हैं इसका, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी टू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दी सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि क्लॉज 1 में हमने क्या पढ़ा कि जो सेक्शन 13 है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल है, लेकिन इसका जो क्लॉज बी कह रहा है 2 कह रहा है, यानी क्लॉज 2 कह रहा है सेक्शन 13 जो है वो
मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो भी प्रोविजन होंगे सेक्शन इसमें हमने सब सेक्शन 1 में जो पढ़ा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड सेक्शन 13 था। आई होप आपको समझ में आओगे सेक्शन 13 में क्या कह रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।